वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं कुमार गहलोत पब्लिक इंटर कॉलेज कांट की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान का भाग 2 पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 10। कौन सा चल रहा है? अध्याय नंबर 10। ठीक है, जिसमें हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे टॉरिसैली की प्रमेय या द्रव का बहिस्राव वेग या बहिस्राव का नियम यहाँ पर हम कर रहे थे। ठीक, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक पात्र लिया था जिसमें कैपिटल H ऊंचाई तक, जहां पे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वहां तक मैंने इसे लिख लिया है। ठीक, वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो एक पात्र लिया था जिसमें H ऊंचाई तक क्या भरा हुआ था, हमारा द्रव भरा हुआ था, जिसके स्वतंत्र तल से यानी कि इससे H ऊंचाई पर क्या था, पात्र में एक छिद्र था जिससे क्या है, द्रव बाहर निकल रहा था, यानी कि इसमें बहिस्राव वेग हमें ज्ञात करना था। तो हमने मान लिया था, माना इस पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब कितना था, P था, और द्रव का एक चीज, दो चीज और मान लेते हैं, द्रव का घनत्व कितना है, रो है, तथा बाहर निकलने वाले द्रव का वेग v है, तब या बहिस्राव वेग कितना है, v है। तब क्या कर देंगे, बर्नौली की प्रमेय से क्या आता है, यहां पर देखेंगे हमारा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर कांस्टेंट। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो बिंदु हम ले लें, अगर हम दो बिंदु यहाँ पर ले लें, एक यहाँ पर ले लिया हमने इसके स्वतंत्र तल पर, और एक बिंदु हमने जो बाहर निकल रहा है द्रव, एक यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर दाब यदि P1 है, दाब कितना है, यहाँ पर दाब कितना माना था, P लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बर्नौली की प्रमेय से क्या हो जाएगा, दाब P है तो P ही लिखा रहने देंगे, प्लस अब स्वतंत्र तल की स्थिति, सॉरी गतिज ऊर्जा कितनी बताई थी, 0, क्योंकि यहाँ पर द्रव का कोई वेग नहीं है, तो यहाँ पर ये कितनी हो गई, 0। अब स्थितिज ऊर्जा तो है, अब घनत्व कितना माना, रो। अब यहाँ पर जो ऊंचाई है वह कितनी है, इस H की जगह H क्या होती है, क्षैतिज से ऊंचाई, तो यहाँ क्षैतिज से ऊंचाई स्वतंत्र तल की कितनी है, कैपिटल H, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसलिए क्या हो गया, रो जी H। ठीक, बराबर कौन, क्योंकि दो बिंदु लिए हैं, दो बिंदुओं के अनुसार जो बर्नौली की प्रमेय होती है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर क्या होता है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। क्लियर है? इतनी बात होती है या नहीं होती है? होती है, बिल्कुल। ठीक, तो यहां से अब यहां पर आ जाइए, तो यहां पर भी दाब क्या माना था हमने, P माना था। ठीक, और यहाँ पर जब द्रव बाहर की ओर निकल रहा है तो द्रव का वेग कितना है, v है, यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, रो v स्क्वायर। द्रव का घनत्व तो समान ही रहेगा, चाहे वो अंदर है बाहर है, द्रव का घनत्व क्या रहेगा, समान रहेगा, तो रो v स्क्वायर प्लस रो g। अब देखते हैं ऊंचाई कि यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी, टोटल ये है, अगर इसमें से इतना हिस्सा काट दे तो ये वाली ऊंचाई प्राप्त हो गई हमें, यानी कि H में से क्या कर दिया हमने, H कैपिटल H में से स्मॉल h क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गई, यहां से इस बिंदु की यानी कि छिद्र की दूरी प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर लिख लेंगे H माइनस H। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आप देखिए P से P हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये वाली टर्म उठाकर देखो, रो जी से रो, यहां पर ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा गणित के अनुसार। यहाँ पर क्या था, रो जी एच और ये क्या था, रो जी। अब ये वाले टर्म उठाकर इधर की तरफ हम ले आएंगे।
क्लियर होगा इतनी बात। तो रो जी एच, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो यानी कि रो जी एच माइनस एच, यानी कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर कितना बचा, हाफ रो वी स्क्वायर। अब हमने जो बाहर की तरफ निकल रहा था उसका वेग कितना माना था, v, यानी कि बाहर की तरफ निकलने वाला वेग क्या हो गया, बहिस्राव वेग, यानी कि कितना माना था v। तो v की क्या करनी है, हमने गणना करनी है, v का मान हमें निकालना है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां से हमने क्या किया, हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो कॉमन ले लिया इस वाले पद से, तो यहां पर क्या बचा, जी एच। क्लियर हो गई। अब माइनस जी एच और प्लस जी एच, ठीक है। यहां पर हमने रो कॉमन ले लिया, जी एच ये बचा, ये कितना हो गया माइनस के जी एच, और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी एच, यहां पर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर हो इतनी बात। देखिए रो से रो हमारा ये कैंसिल हो गया और जी एच से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस में था और ये हमारा माइनस में। तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, v स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं इस तरह से। कितना है यहाँ पर, जी एच, जी स्मॉल एच। क्लियर है इतनी बात। अब दो इधर की, क्योंकि हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो v स्क्वायर बराबर 2 इधर की तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये इसकी क्या जाएगा, गुणा में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, भाग में। ठीक, तब v बराबर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। स्क्वायर इधर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, यानी कि v कितना आ गया, 2g। ठीक, यानी कि जब कोई द्रव बहिस्राव वेग यानी कि बाहर की तरफ बहता है तो उसका वेग कितना आता है, अंडर रूट 2gh, और मात्रक हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई इतनी बात। क्या हो जाएगा मात्रक, मीटर पर सेकेंड। यानी कि टॉरिसेली की फिल्म में ये क्या है, टॉरिसेली क्या थे, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह जानकारी दी कि कोई द्रव जब किसी बर्तन से बाहर निकलता है तो उसका जो वेग है वह इतना हमें प्राप्त होता है, जिसके नाम पर क्या नाम दे दिया गया, टॉरिसेली फिल्में हमारी कह दी गई। या बहिस्राव वेग का नियम क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर द्रव क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है और बाहर की तरफ पर वेग हमारा कितना प्राप्त हुआ, v बराबर अंडर रूट 2gh, या द्रव का बहिस्राव वेग बाहर की तरफ निकल रहा है, वही कंडीशन है, वही सारी चीज हमारी यहाँ पर हो गई, तो वेग हमारा ये प्राप्त हो गया। अब इसमें आपको लिखना क्या क्या, बर्नौली की फिल्में से, तो यहाँ पर हम ये वाली लाइन रफ कर देंगे, यानी कि अब यहाँ पर ये सारी कंडीशन हम ये वाली लाइन भी यहाँ पर रख करेंगे, आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर मैंने इसे मेंशन किया था। अब जो है यहाँ से हम सारी कंडीशन लिखेंगे, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य क्यों हुई, क्योंकि जब स्वतंत्रता होता है केवल उसमें दो ऊर्जाएं होती हैं। क्या होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक दाब ऊर्जा। बर्नौली की फिल्म में क्या होता है कि कुल ऊर्जा यानी कि प्रवाहित द्रव में कितनी ऊर्जा होती है, तीन ऊर्जाएं होती हैं, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। उनका कुल योग कितना होता है, एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक होता है, तो उससे क्या है हमने ये सारा निकाल लिया और वेग हमारा यहाँ पर ज्ञात हो गया। ठीक, अब इसमें आगे चलते हैं। अब हमने मान लिया कि यदि यहाँ पर चलते हैं इससे आगे, इसी में ही चल रहे हैं थोड़ा सा, वैसे ये डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हम लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, इतनी h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, तब वस्तु का वेग, अब देखिए कोई भी वस्तु है, यानी कि मैं यहां पर खड़ा हूं,
यहाँ पे यानी कि छत पे खड़ा हूं जिसकी इस छत की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, स्मॉल h है, यानी कि h ऊंचाई से मैंने कोई वस्तु छोड़ना प्रारंभ की। क्लियर है इतनी बात। तब अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब मैंने छोड़ना शुरू करा तो u बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु मेरे हाथ में है, अब मैंने छोड़ा तो उसका जो शुरू का वेग था बिल्कुल स्टार्टिंग वेलोसिटी, तो उसकी कितनी थी, 0 थी, यानी कि u की क्वांटिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब जब h ऊंचाई से मैंने इसे छोड़ दिया यानी कि नीचे की तरफ आई, तब क्या हुआ, हमें वस्तु का वेग यानी कि जब ये यहाँ पर टकराई यानी कि अंतिम वेग इसका क्या था, यह हमें फाइंड आउट करना है। हमने कक्षा 9 में भी बहुत गहन अध्ययन किया था गति के समीकरणों का, ठीक, और कक्षा 10 में भी हमने गति के समीकरण सीखी थी। अब फर्स्ट ईयर में भी पहले वाले भाग में भी हम गति के समीकरण सीख रहे हैं। तो वहां पर जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो उस पे क्या लगती है, हमारी एक समीकरण लग गई, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 क्या होता है, एक जनरली सरल रेखा में बताऊं मैं, जब कोई कण एक सीधी सरल रेखा में गति करता है तो क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। ये प्लस कब आता है, जब उसका जो a क्या होता है, त्वरण क्या होता है, लगातार हमारा बढ़ता चला जाता है। कब, जब एक सीधी सरल रेखा में क्या है, कोई वस्तु हमारी गति कर रही है तब। अब क्या है, अब किसी वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही है, ऊर्ध्वाधर गति यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो उसका वेग क्या है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, यानी कि उसका त्वरण में वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में जो त्वरण, ये वस्तु का त्वरण है, यहाँ पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। s क्या होती है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी कितनी हो गई, h हो गई, और ये 2 तो कांस्टेंट वैल्यू ऐसी रहेगी, और ये u² बराबर v²। ये हमारी क्या बन जाती है, गति की तीसरी समीकरण यहाँ पर बन जाती है। तो वस्तु का वेग यहाँ पर लिख लेंगे, गति की तृतीय समीकरण से, ठीक। तीसरी समीकरण जो मैंने अभी आपको क्लियर करी, यहाँ पर कितनी आई है, v² बराबर u² प्लस 2gh, जहां स्वतंत्र रूप से छोड़ी जा रही है, स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से छोड़ी गई, तो जहां इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 है, यानी कि ये वाली टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। तब v² बराबर कितना हो गया, 2gh, और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट, तो कितना आएगा, अंडर रूट 2gh। अब आप कंपेयर कीजिए जो द्रव का बहिस्राव वेग था वो, और यहां पर जब हमने कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से छोड़ी थी वो, ठीक है। कंपेयर कीजिए, दोनों का वेग क्या आया, समान आया। क्लियर। अब आ जाइए आप फिर से चित्र पे, यहां पर वस्तु थी, यहां पर हमारा स्वतंत्र तल ये था जिससे h गहराई पर क्या था, एक क्षेत्र था जहां से द्रव बाहर की तरफ निकल रहा था, जहां पर द्रव का वेग कितना आया था, v बराबर अंडर रूट 2gh, जो किसके बराबर होगा। अब स्वतंत्र, यहां से ध्यान दीजिए, वस्तु हमने सपोज यहां से जो स्वतंत्र तल है, यहां से जो है h गहराई तक हमने इस तल को जाने दिया। क्लियर, जाने दिया, यानी कि यह क्या हो जाएगा, ये जो वेग है द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जहां पर स्वतंत्र तल h गहराई तक गिरने पर हमें वेग प्राप्त होता है, यानी कि h गहराई तक गिरने पर जो हमें वेग प्राप्त हुआ वह क्या कहलाता है, द्रव का बहिस्राव वेग कहलाता। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यही चीज हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, मैं हट गया थोड़ा सा, आप इसका एक मिनट जो चीज आपको लिखनी है वह मैं रहने देता हूं, बाकी चीज यहाँ पर रफ कर देता हूं। ठीक है, आप, मैं थोड़ा हट गया यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, अब मैं इसे रफ कर